किसान आंदोलन को 3 दिन बीत चुके हैं, तो वहीं किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए पुलिस की पुरजोर कोशिश जारी है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। किसानों की 2 मुख्य मांगे हैं जिस पर किसान अड़े हुए हैं। पहली मांग फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून और दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना। तो चलिए इस वीडियो के जरिए ये समझते हैं कि एमएसपी क्या है, किसान क्यों इसके लिए कानून की मांग कर रहे हैं। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। किसानों के हित के लिए सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है। इसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाएं, तो किसान इस बात के लिए निश्चिंत रहता है कि उसकी फसल सरकार कम से कम इस कीमत में जरूर खरीद लेगी। इसे ऐसे समझिए कि किसी फसल की एमएसपी 1000 रुपए क्विंटल है, खुले मार्केट में वही फसल 500 रुपए में मिल रही है, तो भी सरकार किसान से वो फसल 1000 रुपए क्विंटल में ही खरीदेगी। इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। आमतौर पर एमएसपी किसान की लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। हालांकि एमएसपी सरकार की नीति है, कानून नहीं। इसे सरकार घटा बढ़ा सकती है, बंद भी कर सकती है। किसानों को यही डर सता रहा है। फसलों का उचित दाम दिए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP का गठन किया था। CACP ही एमएसपी तय करता है। देश में पहली बार 1966-67 में एमएसपी की दर से फसलों की खरीदी की गई थी। केंद्र सरकार फिलहाल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब सरकार एमएसपी दे रही है, तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल किसानों की सरकार से 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दीजिए। दूसरी, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, यानी इसके लिए कानून बनाइए। किसान चाहते हैं कि बाहर भी कभी वो फसल बेचे तो एमएसपी की दर पर ही खरीदी हो। कम कीमत पर खरीदी करने वाले व्यापारियों पर आपराधिक केस चले। दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी पर ही खरीदी होगी, लेकिन किसान कानून की मांग कर रहे हैं। सुरक्षित आमदनी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इससे किसान को स्थिर और अनुमानित आय होती है। स्थिर मूल्य एमएसपी के जरिए बाजार की कीमतें स्थिर होती हैं। ये मार्केट में तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव को रोकता है। उत्पादन को बढ़ावा एमएसपी एक तरह से गारंटी होती है। किसान ने जो फसल लगाई है, वो सरकार एमएसपी के माध्यम से ज्यादा दाम पर खरीदेगी। जब खरीदने वाला तय होता है, तो किसान ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। फूड सिक्योरिटी एमएसपी किसानों को भरोसा दिलाती है कि वो खाद्य फसलों की खेती करें। जब किसान खाद्य फसलें लगाता है, तो देश में खाद्य की कमी नहीं होती है। इससे सरकार को आयात कम करना पड़ता है और स्टॉक होने से फूड सिक्योरिटी बनी रहती है। 2004 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था। इसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। इस कारण इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाकर उनका हल पता करना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 5 रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट एमएसपी को लेकर थी। आयोग ने बताया कि एमएसपी क्या होना चाहिए। आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर यूपीए सरकार किसान आयोग की जगह राष्ट्रीय किसान नीति लाई। इसमें सरकार ने वादा किया कि वो किसानों की आय बढ़ाएगी, उन्हें उच्च किस्म के बीज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कई बातें की गई, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि वो एस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि जो एमएसपी होगा वह फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए कि एक फसल को उगाने में किसान के 1000 रुपए लगे, इसमें 50% यानी 500 रुपए जोड़ा जाए तो कुल एमएसपी 1500 रुपए होगी। इसे C2 + 50% फॉर्मूला कहा जाता है।
C2 मतलब कॉस्ट होता है। कॉस्ट यानी लागत 3 प्रकार के फॉर्मूले से तय होती है। A2 फॉर्मूला, इसमें जो भी डायरेक्ट खर्च किया गया है उसे शामिल किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब बीज, खाद, कीटनाशक, लेबर, किराए पर खेत, सिंचाई या सिंचाई जुताई में लगने वाला ईंधन। A2 प्लस FL फॉर्मूला, इसमें ऊपर वाले A2 के अलावा अनपेड लेबर को भी जोड़ा जाता है। मतलब कि जब किसान कोई फसल लगाता है तो उसमें उसकी पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार भी काम करते हैं जिन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। इसमें इस अनपेड फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये काम नहीं करते तो किसी मजदूर को पैसा देकर काम करवाना पड़ता। इसे भी कॉस्ट में जोड़ा जाता, इसलिए परिवार वालों की मजदूरी भी जोड़ी जाती है। C2 फॉर्मूला, ज्यादातर किसानों के पास खुद की जमीन होती है। यदि नहीं होती तो वो किसान को किराए पर खेत लेकर फसल उगानी पड़ती। इसमें स्थायी पूंजी जैसे खेत या कुएं आदि के किराए को भी जोड़ा गया है। MS स्वामीनाथन ने सुझाव दिया कि इन सबको जोड़कर 50% अधिक दिया जाना चाहिए। MSP को मंजूरी देने वाली केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने पिछले साल 18 अक्टूबर को अपने बयान में A2 प्लस FL कॉस्ट को उत्पादन की कॉस्ट माना है। इसी आधार पर उसने MSP गणना कर उसकी घोषणा की थी। 2018 में सरकार ने कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे। 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था कि हम किसानों को लागत का 1.5 गुना देने जा रहे हैं। आगे जब जानकारी आई तो पता चला कि वो 1.5 गुना A2 प्लस FL लागत का था। कुल मिलाकर किसान को वो नहीं दिया जा रहा है जो स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी। अब सवाल ये है कि अगर सरकार MSP पर किसानों की मांगे मान ले तो सरकार और खजाने पर क्या असर पड़ेगा। अगर सरकार ने किसानों की मांगे मान ली तो उस पर जबरदस्त वित्तीय भार आ जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि सरकार MSP वाली सभी 23 फसलों का पूरा उत्पादन खरीद लेती है तो सरकारी खजाने पर इसका गहरा प्रभाव होगा। ये बहुत ही भारी खर्च होगा। यदि ये भी मान लें कि सरकार केवल मंडियों से उन्हीं फसलों को खरीदेगी जिनकी खरीदी MSP के नीचे होती है, तो भी सरकार को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। रिसर्च में पाया गया कि MSP वाली 23 में से 16 फसलों को ही शामिल किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।